स्वागत करती हूँ आपका दून यात्रा में एक नई सुबह और एक नए सफ़र के साथ। चक्राता के होटल में स्टे करने के बाद इस समय मैं निकल पड़ी हूँ लाखा मंडल के लिए और आगे की और बहुत सारी ख़ास बातें हम लोग करते चलेंगे, लेकिन उससे पहले चक्राता की जो मार्केट शाम को मैंने आपको बताई थी, ये उसके कुछ दृश्य हैं। ये है चक्राता का मेन चौक, जहाँ से हमें लाखा मंडल की तरफ जाना है। और जैसा कि मैंने किलोमीटर्स के अकॉर्डिंग आपको बताया भी था, कुछ मनोहारी दृश्य मैंने ज़रूर कैप्चर किए हैं आप सभी के लिए। और अब है बारी किलोमीटर्स की, डिस्टेंस की और रास्ते की। आपको विकास नगर से लेकर चक्राता रोड और चक्राता रोड से लेकर लाखा मंदिर तक सड़क बिल्कुल दुरुस्त मिलेगी, डरने की कोई बात नहीं है। आप किसी तरह की कोई भी गाड़ी लेकर आ सकते हैं, टू व्हीलर हो तो भी अच्छा और फोर व्हीलर हो तो भी अच्छा है। रास्ते का ये खूबसूरत सफ़र जो कि चक्राता से लाखा मंडल की तरफ विशेषता है आप पूरा करते हैं, बहुत ही खूबसूरत है। नज़ारों से आपका बिल्कुल भी ध्यान नहीं हटता है। और अब किलोमीटर्स की बात कर लेते हैं। विकास नगर से चक्राता के लिए 52 किलोमीटर्स यानी कि 2 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। चक्राता से लाखा मंडल शिव टेम्पल के लिए 35 किलोमीटर्स का सफ़र आपको तय करना होगा। इस समय मैं लाखा मंडल के रास्ते में हूँ और जैसा कि मैंने आपको ट्रैक शुरू होने से पहले ही ये बताया था कि हम रास्ते की बहुत सारी विशेषताओं को आपके साथ साझा करेंगे। रास्ते में जैसे कि आपने देखा कि बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं, आपके रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। और उसके बाद लाखा मंडल पहुँचने के बाद आप और भी जगहों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इस समय हम जा रहे हैं एक मंदिर में, जो कि पहुँचने के बाद मैं आपको उसकी डिटेल दूँगी। फ़िलहाल आप मेरे पीछे ये जो खूबसूरत व्यू देख रहे हैं, इसमें विशेषताएं ये हैं कि ये एक ऐसी जगह पे आपको महसूस करवाता है कि जैसे आप कहीं और पहुंच गए हों। शांति है, नेचर है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसे ख़राब करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि ये धरोहर आप ही की है, आपने संभालनी है। इसलिए इसे नुकसान पहुंचा के आप अपने आप को अल्टीमेटली नुकसान पहुंचा रहे हैं। दून यात्रा के मुसाफिर जब भी यहाँ पहुँचे, चक्राता रोड के जौनसार का और इस क्षेत्र का आनंद लीजिएगा और दून यात्रा को याद कीजिएगा। आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं इस एपिसोड में हमारे पास, जो कि हम आपको बताना चाहेंगे। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये खूबसूरत दृश्य मेरी बालकनी के बाहर का था, जिसे मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर किया है। साथ ही ये होटल देवभूमि लाखा मंडल है, जहां आप स्टे कर सकते हैं। तो दून यात्रा के मुसाफिरों, इस समय मैं हूँ लाखा मंडल में और यहाँ हमने नाइट स्टे किया था। संध्या आरती के साथ मंदिर के दर्शन भी आपको आज हम करवाएंगे। साथ ही जो सुबह के समय विशेषता है, पूजा की प्रथा है भोलेनाथ की, लाखा मंडल में जो शिव टेम्पल है, वो हम आपको दिखाएंगे। एपिसोड में जो भी विशेषताएं पंडित जी के द्वारा बताई गई हैं मंदिर की, उन्हें आप ज़रूर सुनिएगा और जब भी आप यहाँ आते हैं उसे ज़रूर एक्सप्लोर कीजिएगा। साथ ही यहाँ पे एक गुफा है जो कि बहुत प्राचीन है, क्या विशेषताएं हैं, किस लिए है,
वो सभी चीज़ें हम आपको बताएंगे। ये एपिसोड बहुत स्पेशल है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था आपको। कुछ खास मंदिरों के दर्शन हम आपको इसमें करवा रहे हैं, तो देखते रहिए और जुड़े रहिए दून यात्रा से। 5000 साल पुराना ये मंदिर कलाकृतियाँ एवं पुरातन भारत की एक ऐसी जीती जागती मिसाल है जिसे हम हर भारतीय को एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दून यात्रा को जो लोग हमारे देश के बाहर से देख रहे हैं, उनके लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगी, दिस डेस्टिनेशन फॉर एनी ट्रेवलर विजिटिंग इंडिया फॉर एक्सप्लोर द स्टनिंग एग्जाम्पल ऑफ एंसेंट इंडियन आर्किटेक्चर। बिल्कुल, इसमें जो कलाकृतियाँ हैं वो आपने भारत के उन हिस्सों में देखी होंगी जो कि स्मृति चिन्ह हैं हमारे पुरातन और जीते जागते भारत के। यह जौनसार बाबर क्षेत्र में उत्तराखंड में स्थित है, जिसकी मान्यता है कि ये महाभारत काल से यहाँ है और इसे खुद पांडवों ने तैयार किया। और इसमें जो मूर्तियाँ हैं, सहस्त्र शिवलिंगों के दर्शन यहाँ पर आपको होते हैं। कलाकृतियाँ जो कि दीवारों पर हैं, पूरे मंदिर में हैं, मंदिर की अंदर की मूर्तियाँ, और विशेषतः जिन सहस्त्र शिवलिंग की मैं बात कर रही हूँ वो कुछ ही समय पहले भी खुदाई में निकले हैं। और वहाँ के लोगों का ये मानना है कि अगर और भी आसपास खुदाई की जाए तो निश्चित ही ऐसे स्मृति चिन्ह वहाँ पर और मिल सकते हैं। इस तरह की कलाकृतियों को ढूंढने के लिए, आपको देखने के लिए, इतिहास जानने के लिए कहाँ-कहाँ जाना पड़ता है, लेकिन उत्तराखंड के इस क्षेत्र में, लाखा मंडल में, ये चीज़ जो कि बहुत बहुमूल्य है हमारी भारतीय संस्कृति में, वो आपको यहीं मिल जाती है। मैं जब यहाँ पर घूम रही थी और हम लोग ये एपिसोड आप लोगों के लिए तैयार कर रहे थे, मैंने ये चीज़ ध्यान दी कि एक-एक चीज़ इस तरह से बनाई गई है। उस वक्त इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, इस तरह की चीज़ें नहीं थी कि इतनी फ़ाइन आर्ट को किया जाए, लेकिन आप देखेंगे कि कितनी खूबसूरती से इन सब चीज़ों को बनाया गया है। और मंदिर के अंदर जो मूर्तियाँ हैं, क्योंकि दून यात्रा आपको मंदिर गर्भगृह के दर्शन नहीं करवा सकता, इसलिए मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि यहाँ आप एक बार विज़िट करें और उस चीज़ को महसूस करें जो दून यात्रा में हम आपको इस समय बता रहे हैं। इस स्थान को पुरातत्व विभाग ने भी सर्टिफाई किया है। इस विशालकाय शिवलिंग के दर्शन मंदिर के प्रांगण में आपको होते हैं। जब आप यहाँ से पूरे मंदिर के दर्शन करते हैं, जो दृश्य आपको दिखाई देते हैं आसपास के भी, वो आपके मन को मोहने वाले हैं। मैं इसे अपना सौभाग्य मानूंगी कि सुबह पूजन से लेकर शाम को आरती तक मैंने यहाँ सभी चीज़ें दून यात्रा के लिए कैप्चर की और इसे खुद महसूस किया। यहाँ पे इन सभी दृश्यों को फिल्माते हुए, अपने कैमरे में कैप्चर करते हुए बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा था।
यहाँ उपस्थित मूर्तियों के बारे में, जो कि मंदिर के गर्भगृह में है। एक विशेषता है, बात बताऊंगी कि उसमें जो कलाकृतियाँ हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट शिव भोलेनाथ की, माँ पार्वती के और उनके छोटे छोटे कदमों के निशान हैं। जब आप उनके दर्शन करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। गर्भगृह में जब आप दर्शनों के लिए जाते हैं तो एक एक करके पंडित जी के दिशा निर्देश अनुसार आप दर्शन करते हैं, तिलक लगाया जाता है। यहाँ बैठकर आप भोलेनाथ के दर्शन कर सकते हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा अनुभव था मेरे लिए और मेरी टीम के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही पहचान रहे हैं। ये वही शिवलिंग है जहाँ पे जल समर्पित करने के बाद आपका प्रतिबिंब दिखाई देता है। इस वक्त जब जल मैंने अर्पित किया भोलेनाथ पे तो बहुत ही अलौकिक अनुभूति हुई और चाहूँगी कि दून यात्रा में आप लोग ये ज़रूर एक्सप्लोर करें। यहाँ पर रोज़ बच्चे शाम को इकट्ठे होते हैं अपनी संस्कृति के साथ जुड़ने के लिए और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि सनातन शक्ति के साथ जुड़े हुए ये बच्चे रोज़ यहाँ आरती के समय एकत्रित होते हैं, एक दूसरे को तिलक लगाते हैं, आरती देते हैं और भजन गाते हैं, जिनका अनुभव जो है मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। और पंडित जी, क्या शुभ नाम है आपका और इस समय जो है इस स्थान पे आप कितना समय बिता चुके हैं, क्या विशेषताएं हैं मंदिर की? मेरा नाम पंडित रामकृष्ण काला है और सबसे पहले तो मैं आपको समस्त ग्रामवासी की ओर से नमस्कार करता हूँ, शिव मंदिर पुजारी की ओर से। ये जो मंदिर है बताते हैं ना, हमारे जो यहाँ पे जब से हम पुजारी है, हमारे यहाँ पे 10-12 पीढ़ियाँ हो चुकी है, तब से हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। बताते हैं ये जो मंदिर है ये द्वापर युग का है। हाँ जी, इस मंदिर की जो खोज है गाय माता ने करी थी। नदी पार से गाय माता आती थी और अपना दूध का अभिषेक करके फिर वापस चली जाती थी। तो उसी टाइम से जो हम यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। यहाँ पे जो सबसे पहले विशेषताएं ये है कि ये सबसे प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर पांडवों ने 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना करी थी द्वापर युग में और पांडव यहीं से केदारनाथ के लिए निकले थे। यहाँ पे जो पांडवों ने 4 युग के शिवलिंग विस्थापित किए थे। यहाँ पे सतयुग का है, त्रेता का है, द्वापर का है, कलयुग का है। यहाँ पे सबसे बड़ी विशेषता ये कि जैसे महाशिवरात्रि के टाइम किसी माता बहन की संतान नहीं होती है या डॉक्टर मना कर देते हैं, तो जैसे महाशिवरात्रि के टाइम यहाँ पे वर मांगने आते लोग। तो आज भी प्रत्यक्ष प्रमाण है कि अगर किसी बहन ने या माता ने अखंड ज्योति जो अंदर जल रही है उसको निरंतर 10 घंटे देखना है, तो अगर किसी ने तपस्या सिद्ध कर ली तो एक साल के अंदर पुत्र या पुत्री की प्राप्ति आज भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण है।
हाँ जी, दूसरी बात है जो सामने जो आपको जो बड़ा शिवलिंग दिखाई दे रहा है जी वो धर्मराज युधिष्ठिर है। जी बताते कि यहाँ पे जो इसका लाखा मंडल का पूरा नाम मड़ा है। जी। मड़ा का मतलब मृत प्राणी यहाँ पे जिंदा हो जाता था। अच्छा। उनके सामने द्वारपाल है, जी। तो द्वारपाल के सामने डेड बॉडी रखी जाती थी। तो आदमी जैसे आज हम पुजारी है तो मैं अपना कमंडल लेके और वहां पे जल को मृत प्राणी पे छिंटे मार के तो आदमी कुछ क्षण के लिए जिंदा हो जाता था। अच्छा। हाँ जी। फिर जो किसी की इच्छा होती थी उसको पूर्ण की जाती थी, फिर आदमी मोक्ष के लिए प्राप्त हो जाता था। अच्छा। अच्छा, थोड़ा सा आगे शिवलिंग है जो जी। पारदर्शी है, वो चिंता हरण महादेव है। उसमें अच्छा। जैसे आप मिरर नहीं रहता है, जी जी जी। उसमें वैसी आपकी शक्ल दिखाई देती है। अच्छा। वो भी दबा हुआ था। हम्म। यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां मिली है वो सब खुदाई पे मिली हुई है। अच्छा। ये जो पुराना हिस्सा, ये जो नया जी। बनाया गया है पुराना हिस्सा मंदिर का पीछे वाला है। जी जी। और आज भी 100 मीटर के दायरे के अंदर आज भी खुदान करते हैं तो आज शिवलिंग है या मूर्तियां आज भी निकलती है। अच्छा। पुरातत्व विभाग ने इसे जो है एक विशेष स्थान का दर्जा दिया है, तो उस मान्यता के आधार पे भी ये जो नक्काशी वगैरह है ये भी सब चीजें उसी समय की है या बाद में भी किसी तरह की किसी राजा ने इसको जो है? नहीं, सब हमारे जो बताते हैं कि ये जो दीवारें ये अंग्रेजों ने दी है। अच्छा। हाँ जी, लेकिन जो मंदिर है जैसा पुराना वैसी के वैसी है। हमने कोई छेड़खानी नहीं करी, ना विभाग वालों ने करते, विभाग वाले हमारे साथ पूरा सहयोग करते हैं। आज भी जो भी हमें कोई परेशानी होती है वो भी करते हैं, लेकिन वो यही चाहते हैं कि जो पुरानी धरोहर उनको छेड़ा ना जाए। अच्छा। हाँ जी। ठीक है। या पंडित जी आपने कितना समय बताया अपना यहाँ पे जो आप? यहाँ पे 10-12 पीढ़ियां हो गई। अच्छा। हाँ जी। ये आपकी जैसे कि बदराज महाराज में भी पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करने का, तो आपके यहाँ पर भी? हाँ जी, हाँ जी, जो हमारा जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही महाराज के यहाँ पे पूजा करेगा। अच्छा। हाँ जी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल फिर से होगी आपसे मुलाकात एक नए एपिसोड में कुछ नए मनोहारी दृश्यों के साथ ही केदारनाथ मंदिर के दर्शन, जो कि छोटा केदार भी कहलाता है, और गुफा के दर्शन।